मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी एक बहुत ही बेहतरीन बजट, जिसकी उम्मीद शायद हम सब लोग नहीं कर रहे थे, एक सकारात्मक बजट जो है आज भारत का और विषम परिस्थितियों में भी यह बजट जो है एक महत्वपूर्ण बजट, समावेशी और जहां हर क्षेत्र के लिए विकास की नई उम्मीद का ठोस आधार दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम देखें, बजट प्रस्तुत होने के तुरंत पश्चात जिस बजट का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें एकदम उछाल आया है, तेजी आई है, और थोड़ी नहीं, वो बहुत बड़ी, लगभग 2000 पॉइंट्स की जो है एकदम तेजी सेंसेक्स में देखी गई है। वो एक सीधा सा एक संदेश देता है कि यह बजट स्वागत योग्य है और इस बजट से देश को एक बहुत बड़ी विकास की एक उम्मीद जो है वो साकार होने जा रही है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि भारत का यह बजट आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ बजट है। अगर हम इस बात को लेकर के कहें कि आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद इस देश को इस बजट से हुई है, और यह भी माना जा रहा है कि आईएमएफ में जो हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ का आने वाले समय में 11.5% जो है उसमें ग्रोथ की जो है वो उम्मीद की जा रही है, जो कि आजाद भारत के इतिहास में शायद सबसे बड़ी ग्रोथ होगी। और इस बजट में जहां प्रमुख रूप से 6 स्तंभों पर जो है वो जिनका जिक्र किया है, 6 स्तंभों पर टिका बजट, और सबसे पहला तो उसमें जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो जिक्र है, स्वास्थ्य एवं कल्याण का, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, और तीसरा स्तंभ का अगर हम जिक्र करें तो एस्पिरेशनल इंडिया, और चौथे स्तंभ का अगर हम जिक्र करें जिसमें हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी में जो है नवजीवन का संचार करना, और पांचवां इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार और अनुसंधान और विकास, और छठा मिनिमम गवर्नमेंट
एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभों पर टिका बजट 2021-22 का जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से इस बजट का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें कहें कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस होने की उम्मीद भी थी और उसके अनुरूप ही सारी चीजें जो इस बजट में प्रस्तुत हुई है। हेल्थ का जो हमारा बजट है वो 2,32,000 करोड़ रुपए का बजट, और पिछली बार ये बजट जो था सिर्फ 92,000 करोड़ था, और अब की बार जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट का जो प्रावधान किया गया है कुल मिलाकर के, उसमें 137% जो है वो इंक्रीज है। 137% बढ़ोतरी हेल्थ के सेक्टर में, जो आज तक के इतिहास में हेल्थ के सेक्टर में सबसे बड़ी इंक्रीज है। और उसके साथ में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना पर 64,000 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे। ये भी एक नई शुरुआत है हेल्थ सेक्टर में, और जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं। खासतौर से कोविड के इस संकट के बाद इस तरह से हम पूरी तरह से एक उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में स्वाभाविक रूप से अब की बार इस बजट में एक अच्छी इंक्रीज आई, और वो आई भी आपके सामने, जिसका मैं स्वागत करता हूं। 137% की जो इंक्रीज के साथ आई है। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण पार्ट उसका यह है कि जो कोविड वैक्सीन, जो एक बहुत बड़ा वैक्सीन का अभियान इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है, और उसमें मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान जो है भारत में इस वक्त जो चल रहा है, उसमें कहीं भी कमी ना आए, किसी तरह से बजट प्रोविजन की कमी ना आए, उस दृष्टि से 35,000 करोड़ रुपए का उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। और उसके साथ यह भी कहा गया, यह भी सुनिश्चित किया गया, अगर और भी आवश्यकता होगी तो और भी बजट का प्रावधान उसमें आवश्यकता अनुसार जो है वो किया जाएगा। और इसी तरह से न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया है, और पूरे देश भर में जो एस्पिरेशनल 112 जिले हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश का भी एक जिला उसमें शामिल है, चंबा जिला, उसके लिए भी बजट का प्रावधान और ज्यादा करने की बात आई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का प्रावधान करने की दृष्टि से उस पर बहुत बड़ा फोकस है। हालांकि ये माना जा रहा था कि अब की बार इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन चीजों का प्रभाव पड़ेगा कोविड के कारण, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट कम होगा। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो है वो बहुत बड़ा फोकस के साथ इस बजट में जो है वो प्रस्तुत किया गया है, और जिसके कारण मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे देश की जो विकास की जो गति है उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में सफल ये बजट होगा। सबसे बड़ी बात तो ग्रोथ के लिए जो इसमें अवसर, रोजगार की संभावनाएं, और उसके साथ नए इनिशिएटिव्स के लिए
इस बजट में प्रावधान और उसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नए इनिशिएटिव्स के साथ काम करने के लिए इन सारी चीजों को इस बजट में जो है इसमें शामिल करने की जो है वो की कोशिशें हुई हैं। और मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए उस दृष्टि से एक प्रयास और भी हुआ है। जो सेस लगाने की बात है, हालांकि कुछ लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा वर्ग जो है जो कृषि पर आधारित है, उसको मजबूत करने की जो मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, और जिसमें एक बात का जिक्र हमेशा वो करते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक लक्ष्य हमारे सामने, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से इस सेस के माध्यम से थोड़ी मजबूती मिलेगी, निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। अगर हम कृषि के क्षेत्र में अगर एमएसपी का हम जिक्र करें, और उसमें अगर पिछले बजट का हम 2013-14 का हम जिक्र करें, तो व्हीट पर जो है वो एमएसपी का उस वक्त का बजट का जो जिक्र था वो 33,874 करोड़ था, और 2019-20 में ये बढ़ करके 62,802 करोड़ हुआ। और अब के बार इस बजट में जो है 2021 में ये प्रावधान जो है वो 73,000 करोड़ से ऊपर हुआ है, 73 करोड़ से ऊपर हुआ है, 1000 करोड़ से ऊपर हुआ है। और उसी तरह से अगर हम पैडी का जिक्र करें, 2013-14 में ये 63,928 करोड़ था, एमएसपी का मैं जिक्र कर रहा हूं, और 2019-20 में ये 1,41,930 करोड़ रुपए, और उसके बाद 2020-21 में ये बढ़ करके 1,72,000 करोड़ से ऊपर हुई। और इसी तरह से अगर हम पॉलिसीज की जिक्र कर रहे हैं, दालों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो बहुत बड़ी इंक्रीज है। 2013-14 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ये 236 करोड़ था, और 2019-20 में ये 285 करोड़ हुआ, और 2020-21 में देखिए 10,350 करोड़ रुपए। एक चीज को दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है, और उस दृष्टि से और ज्यादा बढ़कर के काम करने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। उस दृष्टि से जो समय समय पर कदम उठाए गए। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से आज के इस बजट का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और 3-4 चीजों को लेकर के मुझे अपनी बात इसमें समाप्त करनी है। अगर हम कहें रेलवे, एनएचआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो प्रोजेक्ट हैं, तो उनको अपने लेवल पर जो है उनको स्वीकृत करने की ताकत भी इस बजट में बताई गई है। इसमें ये कहा गया कि इस बजट में जो है हम उनको जो है अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो है उनकी स्वीकृत करने का अधिकार देंगे। और पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया गया, ये भी स्वागत योग्य है। और ये भी इस बजट में ऐलान हुआ है कि बजट में 30% जो अधिक, ये बजट जो है वो पिछले बजट से 30% से अधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे जो 75 ईयर्स की आयु के ऊपर के जो लोग, जो पेंशन और पेंशन के अतिरिक्त जो है उनको अगर उनकी एफडी भी उसमें शामिल है, हाँ जी, तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ये भी इसका भी हम स्वागत करते हैं। रिटर्न फाइल करने की उनको आवश्यकता नहीं है।
तो प्रमुख रूप से मुझे इन्हीं बातों पर जिक्र करना था आपके बीच में, और मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भी हिमाचल प्रदेश में इस बजट के माध्यम से जो भी हमको केंद्र की ओर से सहयोग निश्चित रूप से जो मिलने वाला है, उसका निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस कठिन संकट में इस प्रकार के बजट की उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बजट जो है बहुत संतुलित है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और अब के इस बजट में बहुत सारी चीजों को लेकर के जो जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से जहां देश को इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे, वहां निश्चित रूप से प्रदेश को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, इसके बात का भी जिक्र करते हैं, और उसमें निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में भी इस दृष्टि से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम उसमें आगे बढ़ करके उसमें कुछ काम कर सके। और एक और जो एक नई जो घोषणा हुई, जो वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी, इसका जिक्र किया गया। जितनी भी इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं, पुराने वाहन हैं, तो उसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, और जिसके कारण पर्यावरण को भी जो है वो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मित्रों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा, इस बजट का हम जहां स्वागत करते हैं, उसमें एक और चीज का भी जिक्र किया है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, इसका भी हम स्वागत करते हैं। और जहां तक जो प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल बनेगा और प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर के एक देश एक राशन योजना शुरू की जाएगी, वो तो हम हिमाचल प्रदेश में पहले से ही इस दिशा में हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले ग्रामीण क्षेत्र को, अब जो है उसके शहरी क्षेत्र भी उसमें शामिल करने की बात इस बजट में कही गई है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी चीजों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुरू से ही फोकस था, और उस सारी चीज को लेकर के और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, आगे इसको और बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है वो जो सही समय पर और उसके साथ साथ में जो जेन्युइन आदमी है उसको हर तरह से मदद उसमें इस सहजता के साथ जो है वो उनके अकाउंट में ये पैसा पहुंच सके, उस तरह से इस बात को किया जाएगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो विशेष तौर से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो जो एक आवश्यकता अनुभव की गई, महसूस की गई, जिसका पक्ष हम हमेशा हिमाचल प्रदेश की तरफ से रखते थे केंद्र के समक्ष, उसकी डिटेल्स तो बाकी अभी बाद में आनी बाकी है, लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया है। और डिटेल जब आएंगी तो उस सारी चीज को लेकर के बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक स्वागत योग्य है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ा उसमें निश्चित रूप से एक आर्थिक दृष्टि से एक संबल मिलता है। तो प्रमुख रूप से मैं इन्हीं बातों का जिक्र करना चाहता था आपके बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेवेन्यू पिछले कोविड के दौरान जो है, जो बिल्कुल बहुत तेजी से नीचे चला गया था, उसमें काफी तेजी से जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक तरह के जिसको बोल सकते हैं कि रिकवरी जो है वो वी शेप में है। जिस तरह से नीचे गिरा था उसी तरह से जो है बहुत तेजी के साथ जो है उसमें बहुत फास्ट इंक्रीज सामने दिख रही है। तो ऐसी उम्मीद के साथ हम आने वाले समय में ही हिमाचल प्रदेश में भी उम्मीद करते हैं कि जो
कोविड के कारण जो संकट आया था उस संकट से हम पार होने की परिस्थिति में होंगे और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में शायद मेरे को 34%, इस बार जो 34 कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें जो है वो 34% का जो है वो रखा गया है, तो वो एक बहुत बड़ी बात हमारे हम सब लोगों के लिए है। तो मित्र, मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतनी बात कहनी थी, क्योंकि मैं बजट पर जो अपनी केंद्रीय बजट आज प्रस्तुत हुआ, एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों को भी बधाई देता हूं और उम्मीद है कि इस बजट के माध्यम से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर से, हर जगह से, आप जो भी टेलीविजन पर हम डिस्कशन देख रहे थे, हर सेक्टर से जो है वो बहुत बड़ा अच्छा रुझान इसका स्वागत की दृष्टि से कि ये अच्छा बजट है और देश को निश्चित रूप से ऐसे संकट के दौरान ऐसे बजट की एक बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, आपने अभी आरडीजी की बात की है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ले हुई है रिपोर्ट आज फाइनेंस कमीशन की, उसके कुछ पॉइंट्स आपके पास होंगे। एक तो वो फाइनेंस कमीशन में सर किस तरह से हिमाचल के लिए रहा है, और दूसरा मंडी एयरपोर्ट के लिए क्या हम कुछ सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उसमें देखिए एक तो स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में अभी तक वो सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ले हुई है, उसकी डिटेल्स उसकी अभी तक जो है वो आनी बाकी है, वो भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन मोटे तौर पर जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए, हम हमेशा इस बात के लिए कहते रहते थे और उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में जो है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कोविड के चलते बहुत बड़ा ऐसा संकट लग रहा था, शायद वो बंद हो, ऐसी बातें चल रही थी कई जगह, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कायम रखी है। और कितनी मिलेगी, अभी सारी डिटेल्स उसकी जो है अब जब जैसे मिलेगी, उपलब्ध होंगी, उसके बारे में अब जिक्र करेंगे। सर, आलोचना जी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपकी पैसे की कमी है, जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कटौती इसमें होती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे बियर करेगी, कैसे उसको पूरा करेगी? निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए, अगर इस संकट के क्षण में थोड़ी बहुत कटौती अगर होती भी है, थोड़ी इस प्रकार के सारे देश की परिस्थिति इस प्रकार की जो रही है, तो उसको बियर करने के लिए स्टेट्स जो है वो अपने अपने तरीके से जो है प्लान कर रही है और हम भी उस बात को लेकर के गंभीरता से प्लान कर रहे हैं, खर्चे कैसे कम हो और उसके साथ साथ में उसके लिए तैयारी किस प्रकार से हम कर सकें, वो सारी चीज को लेकर के आगे बात करेंगे जब इसकी डिटेल्स आएंगी। सर, जो एग्रीकल्चर सेस की बात की गई जी, इट इज नॉट क्लियर कि वो किस रूप में आएगा, किस रूप में डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या? नहीं देखिए, उसमें तो अभी तक तो यही माना जा रहा है कि उसमें ये डीजल और पेट्रोल पर ये होगा, यही है ना इसमें। ऐसे दो तीन बातें हैं जी। एक तो आपको इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है, फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर, दैट विल बी 16.50 लाख करोड़। सो दैट इज एनहांस्ड, मच एनहांस्ड। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग विल नॉट बी एन इशू। नंबर 2, आपने देखा होगा कि 33% की वृद्धि की गई है RIDF में, 30,000 करोड़ से उसको 40,000 करोड़ कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड को डबल कर दिया गया है, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के लिए। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट इज हाउ द स्टेट विल ऑल्सो बी ए बेनिफिशियरी इन द एंटायर पाई। और सर, एक सवाल, मनरेगा में जो बजट एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इट हैज बीन बेनिफिशियल इन द पास्ट, करीब 31,000 करोड़ के आसपास रिडक्शन हुआ है। नहीं, वैसे तो देखिए, आपको बताऊंगा कि एक परिस्थिति थी कोविड के चलते, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में उस वक्त जो है एकमात्र जो है एक माध्यम था रोजगार देने का और अपनी आजीविका कमाने का। अब परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। अब हम पूरा देश कोविड के संकट से बाहर निकलने की स्थिति में आ रहा है और कोविड के साथ साथ में वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि अब जो है मनरेगा पर उतना ज्यादा लोड नहीं आएगा जितना लोड पिछली बार आया था, क्योंकि सभी लोग जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे, दूसरे प्रदेशों में काम करते थे,
प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, वो सब के सब जो है काम छोड़ करके गांव चले गए, और गांव जाने के बाद जो है मनरेगा एक बहुत बड़ा जरिया उनकी आय का था। तो एक उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि भाई सारी चीज को लेकर के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा इसमें जो बजट प्रोविजन इस बार किया गया है, इसमें भी इससे भी कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई। आप कुछ डिटेल बता रहे थे इसमें। मनरेगा आपको ज्ञात ही होगा, इट्स अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। तो डिमांड होगी तो उसके अनुसार बजट्स की मांग की जाएगी, तो डोंट हैव टू वरी ऑन दैट फ्रंट। सर, रेलवे, एनएच और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर आपने कहा कि अपने लेवल पे बजट स्वीकृत किया जाएगा, तो सर किस तरह से हिमाचल को इसका लाभ मिलेगा? बजट स्वीकृत ने इनका कहना है कि इसकी जो स्वीकृति जो है अपने स्तर पर की जा सकती है, उनको अभी तक पावर नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति अभी तक उनको पावर नहीं थी, तो अब ये इस बात को लेकर के नई एडिशन इस बजट में की। इससे हिमाचल की उम्मीदें बढ़ती हैं सर? उम्मीद पर तो रहना ही चाहिए, स्वाभाविक रूप से उम्मीद से ही आदमी जीतता है, उम्मीद से आगे बढ़ता है, तो हम स्वाभाविक रूप से उम्मीदों पर हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो फोकस किया गया है, हमारे कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? रेलवे की बात हुई, सड़कों की बात हुई, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे अभी ऐसे लटके पड़े हैं जिनको जो गति मिलने की उम्मीद है, अगर फोकस इस पर बताया गया? देखिए, उसमें ये तो पूरा ओवरऑल हमने पूरे देश का जिक्र किया, स्टेट स्पेसिफिक तो इस बात का जिक्र इसमें नहीं है अभी तक, और ना ही जिक्र बजट में हो सकता है वो संभव, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यही है, रेलवे है, नेशनल हाईवे है, हमारा एयरपोर्ट का है, तो ये सारी चीजें उसमें ही आती हैं। नेशनल हाईवे सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लिए, आसाम के लिए और केरला के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान हुआ है, हिमाचल के लिए किसी दिशा में हुआ है इस तरह का कोई चीज? तो निश्चित रूप से हमारे लिए आज के इस दौर में जो उपलब्ध है बजट में जो है, पहले उसको हम अध्ययन करेंगे, उससे हमको काफी मदद मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद आने वाले समय में हम अपनी बात तो जो है जहां केंद्र के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, वो रखते भी हैं, रखेंगे भी। अगर जो जरूरतें होंगी उन सारी चीजों को लेकर के अपना पक्ष रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान कोविड काल में हुआ, तो लार्जली कहीं अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुई है देखने को, क्या सेपरेट करता है, किसने कोई फैसला आए होंगे कि हिमाचल प्रदेश का रिफ्लेक्शन नहीं, क्या नहीं मिला? हिमाचल में ओवरऑल टूरिज्म को लेकर ज्यादा फोकस नहीं दिखा है इसमें, क्योंकि हिमाचल पार्ट है, हिमाचल टूरिज्म काफी अफेक्ट हुआ, तो कहीं अब इतना दिखा नहीं टूरिज्म। नहीं, देखिए, अभी यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट से देखिए स्टेट स्पेसिफिक होकर के किसी सेक्टर के लिए कोई जिक्र होना ये कई बार संभव होता भी नहीं है, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर में आप देखेंगे इस बार हम बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बड़ी उम्मीद है हमको इस बार, क्योंकि इसलिए